हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर क्लास 12 बच्चों। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट 3D, 4D, 5D एंड 6D के एलिमेंट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके सिंबल और उनका नेम। एंड उन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की हाउ टू रिमेंबर दिस एलिमेंट्स बाय सिंपल ट्रिक्स। हमने ट्रिक्स डिस्कस की थी। आई होप कि आप लोगों ने उन्हें याद किया होगा, एटॉमिक नंबर याद करने। एंड मैंने आपको होमवर्क दिया था कि एटॉमिक मासेस भी आप साथ में याद कर लेंगे। तो बेसिकली आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको 3D के एलिमेंट शक्ति, वक्रमण, फेकोनिकोजन तो 100% आना ही चाहिए। बाकी का इज सेकेंडरी, बट फर्स्ट वन शक्ति, वक्रमण, फेकोनिकोजन, दिस एलिमेंट्स मस्ट बी रिमेंबर्ड बाय यू। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए बच्चों, जब भी हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जो भी है कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं, पीरियोडिक टेबल की पोजीशंस के बारे में समझते हैं। पोजीशन समझने के बाद हमारे पास आ जाता है, मतलब स्टार्टिंग टू एंड यू शुड नो द सीक्वेंस, तभी आप चैप्टर अच्छे से याद कर पाओगे। इन द स्टार्टिंग हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एलिमेंट्स कौन से हैं, क्या है, उनका डेफिनेशन क्या है, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक का पोजीशन है बच्चों एस और पी के बीच में, है ना। वी हैव डिस्कस दैट वन इन ऑलरेडी, हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पुराना वीडियो पहले चेक कर लेंगे। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अबाउट द सिंबल, कुछ एक्सेप्शन है या नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने लास्ट लेक्चर में एक्सेप्शंस भी देखे, किसी किसी में एक्सेप्शन है, किसी में नहीं है। अब उनके हर एक के रीज़न तो हम नहीं देख सकते, बट मैक्सिमम सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रीज़न होता है, क्या होता है बच्चों, दैट इज़ द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की वजह से डिपेंडिंग ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट है हमारे पास में, इंटरन्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की वजह से बहुत सारे अलग अलग रीजन है। हम धीरे धीरे आगे आगे कुछ पॉइंट्स में देखेंगे जब हम। तो इस सब के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारा मेन पॉइंट आता है बच्चों अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स, कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसी है। तो सबसे पहला यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स है वो these elements are metal, all the d block elements are metal, remember। तो अब metals है तो they all will show metallic property। तो इनमें फर्स्ट हम एक्चुअली नॉर्मली हम जब भी ऐसे ब्लॉक्स पढ़ते हैं तो ट्रेंड्स इन व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके का एक टर्म आता है। पीरियोडिक चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रेंड्स व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। तो बच्चों यहाँ पर हम फॉर डी ब्लॉक की बात अगर करते हैं तो टॉप टू बॉटम के ट्रेंड्स हम बहुत कम पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कुछ में पढ़ेंगे, बट मैक्सिमम हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, बिकॉज लेफ्ट टू राइट इज हैविंग सम सिमिलरिटी। लेफ्ट टू राइट के बीच में सिमिलरिटी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, और फिर हम टॉप टू बॉटम को कंपेयर करेंगे, क्योंकि या टॉप टू बॉटम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज लेफ्ट टू राइट सब सेम होते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहला तो वी नो कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो डी ऑर्बिटल में फिल होता है। वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आइदर इन द ग्राउंड स्टेट और इन द एक्साइटेड और यू कैन से द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में या नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस वजह से दैट्स व्हाई दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स विल हैव अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल। अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल मीन्स n-1, d129 and s12। तो बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं बच्चों, दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी। उसके बाद फिर हमने देखा था जो ग्रुप 12 होता है जिंक, तो दिस ग्रुप 12 एलिमेंट्स विल हैव d10, है ना। d10 होता है वहां पर, तो दिस इलेक्ट्रॉन मतलब दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉर्मली हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, बट कुछ एलिमेंट्स को वी कॉल इट एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जैसे कि बाकी के सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो जिनमें डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन डी ब्लॉक। लेकिन क्या करें, अब डी ब्लॉक में हम उन्हें कंसिडर करते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। बट उससे आगे मीन्स दैट इज द फर्स्ट बेसिक कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देन अगर हम आगे बात करें तो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि ns n-1 डी ऑर्बिटल, इनके बीच में एनर्जी क्या बहुत ही लो होता है। सो एनर्जी बिटवीन ns and n-1 डी ऑर्बिटल इज नेग्लिजिबल। तो इस कंडीशन की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम n-1 टू n, मतलब पेनल्टीमेट शेल से
वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है या फिर वैलेंस शेल से पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। इसलिए वी हैड सीन कॉपर और क्रोमियम में 4s इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हो जाता है और 3d4 4s1 3d10 सॉरी 3d5 4s1 और 3d10 4s1 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाता है कॉपर एंड क्रोमियम में, है ना। सो दैट इज अबाउट द नेग्लिजिबल एनर्जी गैप बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, बिकॉज इनके बीच में 3D बोलो या NS एंड n-1d ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम है। इसके वजह से NS और n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चों। मतलब NS के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, n-1 के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। दैट्स व्हाई दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सो बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NS एंड n-1d पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल एनर्जी गैप बिटवीन देम। फोर्थ वन, due to diffuse structure of d orbital it is influenced by surrounding atoms as compared to the nucleus। तो बच्चों क्या होता है, d ब्लॉक एलिमेंट में जो d ऑर्बिटल है वो बहुत आउटसाइड में, तो सी d ऑर्बिटल इज वेरी वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस बीच में d ऑर्बिटल बहुत बाहर है, उसका स्ट्रक्चर डिफ्यूज्ड है। तो इस डिफ्यूज्ड d ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस ज़्यादा अटैक या कमांड नहीं रख पाता। रिमेंबर, अगर सेंटर में आप बैठे हो तो आप बहुत दूर की चीज़ को पकड़ नहीं सकते, वैसे न्यूक्लियस d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख सकता अच्छे से। तो उस व्हाट विल हैपन, जो आउटसाइड के जो एटम्स अगर कोई आता है तो दैट विल अफेक्ट दिस d ऑर्बिटल, इस वजह से दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग। देन ये चीज़ मैंने आपको कहा कि जितने भी d ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें हम ग्रुप्स में सिमिलरिटी नहीं पढ़ते, ग्रुप्स में डिसिमिलरिटी है, पीरियड्स में सिमिलरिटी। मीन्स लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो सिमिलर बिहेवियर शो करेगा। मतलब 3D में सेम बिहेवियर, 4D में सेम बिहेवियर, 5D में सेम बिहेवियर, 6D में सेम बिहेवियर, लेकिन ग्रुप 3 ग्रुप 4 ऐसा सिमिलरिटी नहीं रहेगी, उनमें डिफरेंस होगा। ग्रुप 4 के एलिमेंट में अलग रहेगा, ग्रुप 5 के सॉरी पीरियड 1 पीरियड 4 से 5 6 मतलब पीरियड्स में अलग अलग डिफरेंस आ जाएंगे। बट लेफ्ट टू राइट आप देखोगे मतलब 3D सीरीज पूरी सेम है, 4D सीरीज में सिमिलरिटी रहेगी। क्या बात समझ में आ रही। ग्रुप 3 अगर आप पकड़ोगे तो उसके एलिमेंट विल शो डिफरेंट प्रॉपर्टी, ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 तो इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। नॉर्मली जब हम S ब्लॉक और P ब्लॉक पढ़ते हैं तब ग्रुप्स में सिमिलरिटी हमने पढ़ा था, अल्कली मेटल्स अल्कली अर्थ मेटल, ऐसा हम S ब्लॉक में पढ़ते हैं। दैट P ब्लॉक में हम हेलोजन ग्रुप पढ़ते हैं, पूरा ग्रुप 17 है ना। तो दैट इज डिफरेंस इन दिस D ब्लॉक एंड S और P के कंपेरिजन में डिफरेंस है, बट D ब्लॉक की ये स्पेशल खास बात है। अब हम आ जाते हैं that these all elements of D block element are metals। D block के सारे elements metals है and show metallic property। अब ये metallic property शो करते हैं बच्चों। metallic property आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कोई नई बात नहीं है। metals के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में 8th में 10th में आपने 2 बार पढ़ लिया है। इस बार अब हम मतलब metals की property आपने solid state में भी डिस्कस की थी हम लोगों ने, बट यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि malleability का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट। जब हम मेटल को हैमर करते हैं तो मेटल की पतली पतली शीट्स बन जाती है। और डक्टिलिटी का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मतलब मेटल को जब हम हैमर करके पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरिटी या सोनोरस प्रॉपर्टी इज लाइक द स्पेशल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटल। मतलब अगर आप 2 मेटल को अगर स्ट्राइक करते हो, सी प्लास्टिक को स्ट्राइक करें तो अलग आवाज आ रही है, लेकिन मेटल को स्ट्राइक करोगे तो टन ऐसा आवाज प्रोड्यूस होता है। सो दैट साउंड इज सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। फाइनली लस्टरस मतलब होता है चमकीला। जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास, मेटल्स नॉर्मली चमकीले होते हैं, शानदार उनका कलर होता है ना, स्पेशल कलर शो करते हैं। एंड वेरी हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सभी चीजें जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी हार्ड एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सभी प्रॉपर्टी मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और डी ब्लॉक की खासकर प्रॉपर्टी है बिकॉज एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक में मेटल्स होते हैं और पी ब्लॉक में फिर मेटल्स की क्वांटिटी कम होती जाती है और नॉन मेटल्स की तरफ शिफ्ट होता है। मतलब S2 अगर हम P की बात करते हैं या पीरियड्स में हम ट्रांसफर करते हैं कि ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 18 तक अगर हम जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होती है। तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स विल शो मोर मेटेलिक प्रॉपर्टी देन एस ब्लॉक प्रॉपर्टी। और
S block, D block will show more property than more what you can say इनकी प्रॉपर्टीज मेटलिक होगी। उसके बाद फिर जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, P ब्लॉक विल हैव लेसर मेटलिक प्रॉपर्टी देन दिस वन, ठीक है। सो अब रीजन आता है, क्वेश्चन आता है कि सर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटलिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, जो भी मेटलिक प्रॉपर्टी, ये रीजन क्या है उसके पीछे। तो एक्चुअली ये जो रीजन है, हमने सॉलिड स्टेट में मेटेलिक सॉलिड्स पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि मेटल्स की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर बाउंडेड विद द मेटलिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड से बाउंडेड होता है। तो सिंपल रीजन है मेटलिक बॉन्ड। मेटलिक बॉन्ड का मतलब होता है कि कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन से पॉजिटिव मेटल कैटायन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा मैंने बताया था। तो कर्नल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी अगर एटम है, अगर हम किसी एटम के सारे पार्ट को नहीं, न्यूक्लियस एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम पकड़ते हैं और उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो ये हो जाता है पॉजिटिव, क्योंकि इनर शेल, कुछ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन रह गए, तो दिस बॉक्स इज पॉजिटिव, कर्नल इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमेंबर। तो इसे हम कैटायन पकड़ते हैं, ये कैटायन हो गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी आउटसाइड। यह मैंने आपको सॉलिड स्टेट में समझाया है अच्छे से। तो कर्नल मतलब होता है न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन हुआ मतलब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन नहीं है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। और कर्नल की जब मैं बात करता हूं तो कर्नल में न्यूक्लियस आया है और इनर शेल इलेक्ट्रॉन आया, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं आते, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर रह जाएंगे, इस वजह से कर्नल पॉजिटिव होता है। कर्नल पॉजिटिव होता है और जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर रोमिंग इन द मेटल, मतलब मेटल में बाहर अनपेयर्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, इट इज फॉर्मिंग अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर, एक समुद्र तैयार होगा इलेक्ट्रॉन का, एंड उसमें ये पॉजिटिव पार्ट विल बी प्रेजेंट। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ हियर कि अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, और बीच बीच में यहाँ पर मेटल का कर्नल इज प्रेजेंट, रिमेंबर, मेटल कर्नल इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम, एंड इलेक्ट्रॉन सी के बीच में मेटल के कर्नल्स प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिव कैटायन है। इस वजह से इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग तैयार होती है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। मेटेलिक बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी अगर बढ़ गई तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द एनर्जी टू रिमूव एटम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो वो बढ़ जाएगी और उसके वजह से हार्डनेस बढ़ जाएगा, और हार्डनेस बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब बढ़ जाएगा, एंड नोबल टू रिएक्शन। बच्चों देखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस से एटम को बाहर निकालना, मतलब रिएक्ट करवाना, रिएक्शन। अगर हम उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा हो गई तो एंथैल्पी बढ़ जाएगी, एंथैल्पी बढ़ गई तो हम एटम को इजीली बाहर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब वो इजीली रिएक्शन नहीं कर सकता, इसका मतलब नोबल टू रिएक्शन उसकी इंक्रीज हो जाती है। नोबल टू रिएक्शन मतलब डू नॉट रिएक्ट, सिंपल वर्ड्स में वो रिएक्ट नहीं करेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी रिएक्ट नहीं करेगा, आप अलग अलग कंडीशन अप्लाई करोगे तो भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, दैट इज नोबल टू रिएक्शन। इन इस डी ब्लॉक एलिमेंट में क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, रिमेंबर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड दे शो हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कौन से? CrMOW, रिमेंबर, टंगस्टन, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम। एंड दूसरा अगर हम पॉइंट बात करें कि 4D and 5D series have more enthalpy of atomization as compared to 3D. Remember, 4D and 5D is having more enthalpy of atomization as compared to 3D. क्या यहाँ तक बात समझ में आई? So this one is basic point about the D block elements, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, D ऑर्बिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कर्नल का मतलब आप समझ जाएंगे, कर्नल का मतलब मैंने आपको सॉलिड स्टेट में भी समझाया है। अब हम आ जाते हैं सॉलिड स्टेट से एक और पॉइंट रिलेटेड कि जो हमारे मेटल्स हैं, जो दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, या अगर हम इनकी पैकिंग की बात करें, हाउ दिस एलिमेंट्स आर पैक, इनकी पैकिंग कैसे होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सिंपल मैंने डिवाइड किया इसमें, सी दिस वन 4D सीरीज, 3D, 4D एंड 5D, तीन ही सीरीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टू शक्ति वकर मन फेकुनी कुजन, वाई जर्नब मुँह तकरियोरे पढ़ AGCD, ला हफ्ता W रे ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट दो की अगर हम बात करते हैं, पहले दो ग्रुप्स की, मतलब स्कैंडियम,
यट्रियम, लैंथियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। ठीक है, अब मैं सबके नाम नहीं बताऊंगा आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सबके नाम बताया। तो दीज एलिमेंट्स शो HCP एंड BCC। HCCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूंगा। तो वो चीज़ आप सॉलिड स्टेट में ही फिर से एक बार रिवाइज करेंगे अगर आपको याद नहीं आ रहा। बट बच्चों, इन सब में एक लैंथेनम ऐसा है जो एक्स्ट्रा की शो करता है, मतलब HCP तो शो करता है, BCC भी शो करता है। HCP मैंने क्या कहा, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, CCP मतलब होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज नॉर्मल पैकिंग, बेसिक पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैंथेनम शो करता है। उसके बाद अगर हम आगे की दो ग्रुप्स की बात करते हैं, इन दोनों में ये पूरा ग्रुप, ये दोनों ग्रुप्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर BCC स्ट्रक्चर शो करता है, लेकिन इसमें क्रोमियम और भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर शो करता है, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्लोज क्यूबिक पैकिंग भी शो करता है बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देंगे। उसके बाद आगे दो की बात करते हैं। सी दो को हमने डिवाइड किया है, सी इन दोनों में भी HCP, सी बेसिकली देखोगे सब में HCP होता है, HCP एंड CCP मोस्ट एलिमेंट शो करते हैं। सो दिस वन इज शोइंग HCP एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दिस Mn शोज मैग्नीज शो HCP के साथ एक अदर देन सेल्फ मैग्नीज का एक स्पेशल स्ट्रक्चर शो करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर X लिखा है। उसके बाद आयरन also shows HCP plus BCC, HCP भी बने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आगे के जो तीनों है ये बेचारे सब साधारण है, तो ये सभी के सभी सिंपल मतलब क्लोज क्यूबिक पैकिंग शो करते, बेसिक पैकिंग शो करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। और लास्ट में जो हमारे ग्रुप 12 के, वो तो मैंने पहले ही कहा वो स्पेशल है, तो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी दे शोज स्पेशल, लाइक इनकी मर्क्यूरी तो लिक्विड है तो उसमें तो कोई पैकिंग की बात नहीं आती, इसलिए X लिखा है स्पेशल क्योंकि वो लिक्विड है। कैडमियम HCP एंड X उसका भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एंड जिंक का भी HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड X मतलब एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसके बाद हमें और भी प्रॉपर्टीज, ये एक मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, मेटेलिक प्रॉपर्टी से हम कहते हैं, या आप कह सकते हो मेटेलिक ट्रेंड। तो मेटेलिक ट्रेंड में एज सच इतना मतलब हमने ट्रेंड इसलिए नहीं देखा क्योंकि 3D सीरीज 3D सीरीज में सेम ट्रेंड होगा, 4D सीरीज में सेम ट्रेंड होगा, 5D सीरीज में सेम ट्रेंड होगा। बस डिफरेंस आएगा कि 3D और 4D में डिफरेंस होगा, 4D और 5D मतलब 3D 4D 5D और 6D इनमें डिफरेंस आएगा थोड़ा थोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, रिमेंबर, क्योंकि S ब्लॉक सबसे ज़्यादा हाईली मेटेलिक प्रॉपर्टी, देन D ब्लॉक उससे कम, एंड P ब्लॉक सबसे कम मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, पहले इतना आपको नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। बच्चों डी ब्लॉक खत्म होने के बाद हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। जनरली हम लोगों ने जब भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, सी मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जब इस तरीके के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चैप्टर पढ़ते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो हमें इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनिक नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर के बाद फिर हम इनके ट्रेंड्स पढ़ते कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब इनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है। सी ग्रुप में तो हमने जैसे कहा कि ग्रुप में हम उतना हम डिफरेंस नहीं पढ़ते, बट 4 सीरीज जैसे 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D सीरीज, इन सभी सीरीज की हम बात करते हैं। लेकिन इन सभी सीरीज के बारे में हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए हम कंपेयर करते हैं, हम स्टडी करते हैं 3D सीरीज को और 3D सीरीज से बाकी को कंपेयर करते हैं। जैसा 3D सीरीज फॉलो करता है वैसे ही 4D, 5D, 6D सीरीज लगभग सेम, एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होता, थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है, मतलब ट्रेंड में सिमिलरिटी होती है। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक, मतलब अब हम बात करेंगे इसमें कि एटॉमिक रेडियस, आज का मतलब वही ट्रेंड के बारे में हम लोग बात करें। लास्ट हमने मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि हाउ दिस व्हाट आर द मेटेलिक प्रॉपर्टीज एंड जनरल ट्रेंड्स क्या होता है। सी तो एटॉमिक रेडियस के बारे में हम बात करें हैं अब यहाँ पर, जिस मैंने यहाँ बी लिख दिया, इसको चलो हम ए कर देते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम मैंने आपको अब तक के हमने देखा है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज, क्या क्या सिमिलरिटीज है इनकी बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे कि इनमें जो प्रॉपर्टीज है उनमें ट्रेंड्स कैसा है। मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से लेकर राइट में जाते हैं
तो क्या चेंजेस आते हैं, है ना। तो जनरल हमने पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, तब मैंने आपको जनरल ट्रेंड्स बताए थे। डू यू रिमेंबर 2 बेसिक ट्रेंड्स है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है। एटॉमिक रेडियस के लिए आप मुझे बताएंगे। तो जनरली अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटम का साइज छोटा होते जाता है। लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो दिस एटम का साइज ऑफ एटम और एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। डू यू रिमेंबर। एंड व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे मतलब ग्रुप में चलेंगे, तो ग्रुप में जब हम चलते हैं तो साइज बढ़ता है। इसके रीजन भी एकदम 100% श्योर थे, वी आर वेरी मच कंफर्म लाइक क्यों, बिकॉज जब हम लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। यू नो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यू नो हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस अगर बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब देखो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा तो साइज छोटा, ये पास पास आते जाएंगे। दैट्स वाई जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं दैट टाइम द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। और एटम सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे कि रेडियस कम हो। साइज सर्कल, अब हम एटम को सर्कुलर मानते हैं तो साइज छोटा होना मतलब रेडियस छोटा होना, है कि नहीं। इज इट ओके। देन इससे के बाद जो मैंने कहा कि टॉप टू बॉटम हम जब मूव करते हैं तो साइज बड़ा होता है। अब इसमें क्या होगा, आप बोलोगे सर तभी भी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों जब हम फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में आते हैं या थर्ड पीरियड में आते हैं तब क्या होता है, हर एक एटम में एक शेल ऐड होता है। सी फर्स्ट पीरियड में क्या है, हाइड्रोजन हीलियम, उसमें सिर्फ एक ही शेल है। लिथियम में 2। तो हर पीरियड जैसे जैसे हम पीरियड का नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही वहां पर क्या ऐड होते जाएगा बच्चों, एक एक शेल ऐड होते जाएगा। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो हर एक पीरियड में एक शेल ऐड होता है। तो यू नो, एक सर्कल बनाया तो उसका साइज छोटा होगा, उसके ऊपर फिर दूसरा सर्कल बनाया तो साइज बड़ा, थर्ड सर्कल मीन्स अगर शेल के नंबर बढ़ते जाएंगे दैट्स वाई टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। बट अब हमें बात करना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज का क्या होता है। सी मैंने यहाँ पर फिर वही स्टार्टिंग में तो लिखा, जनरली लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज छोटा होता है। एंड रिमेंबर दिस साइज जो छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है जो भी है, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। 2 चीजें कौन सी है, पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट वन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि प्रोटॉन्स कितने हैं। देखो न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, चार्ज कैसे आएगा न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज इनसाइड द एटम। तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसके वजह से पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव को अपने पास खींचेगा। तो वो जितना ज्यादा अपने पास खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पास में आएगा, और इलेक्ट्रॉन पास में आएगा तो साइज छोटी हो जाएगी। सो फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड व्हेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई साइज डिक्रीजेस। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो एटम का साइज छोटा होगा। रिमेंबर एटम का साइज छोटा होना मतलब रेडियस छोटा होना। क्या बात समझ में आ रही। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। अगर हम इसे लिखेंगे किस पे डिपेंड करेगा तो इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। एक तो एटॉमिक नंबर बोलो, व्हाई, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए तो फिर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा। इज इट क्लियर। एंड दूसरा फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होता है, देखो कि मैं यहाँ से अगर आपको देख रहा हूँ, ठीक है, या ठीक है चलो मैं आपको यहाँ से देख रहा हूँ, बट हम मेरे और आपके बीच में कोई बीच में एक किसी ने पर्दा लगा दिया, स्क्रीन लगा दी, तो क्या मैं आपको देख पाऊंगा, क्या मैं आपको देख पाऊंगा, नहीं। तो क्या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं। अभी कर रहे हैं मोबाइल थ्रू या इंटरनेट थ्रू, बट इफ सपोज वी आर प्रेजेंट इन पर्सनल, हम आमने सामने हैं, प्रेजेंट है, और आप सामने खड़े हो और मैं इधर खड़ा हूँ, तो क्या हुआ, बीच में एक किसी पर्सन ने स्क्रीन लगा दिया, तो क्या होगा, हम एक दूसरे के बीच में हमारा कम्युनिकेशन हट जाएगा, ना हम एक दूसरे को देख पाएंगे, ना बात कर सकते हैं। तो सेम एटम में क्या होगा बच्चों, सी देयर आर नंबर ऑफ शेल्स, अलग अलग शेल रहेंगे, बीच में न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस, देन शेल नंबर 1 K L M, ऐसे बहुत सारे शेल्स रहेंगे। तो बच्चों अगर इफ सपोज कि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर हो जाता है, तो अगर इन दोनों के बीच में ये जो शेल है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर एंड 3 नंबर, जो सेकेंड शेल है इसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है
this will form a screen, it will form a screen if electrons are number of electrons in the penultimate shell increases। कौन से शेल में होना चाहिए? देखो हमने बोला बाहर की रिंग की बात नहीं करें, बाहर की रिंग, बाहर की शेल, रिंग मतलब बाहर का शेल जिसे हम अल्टीमेट शेल बोलते हैं और या वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर नॉर्मली न्यूक्लियस अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, लेकिन बीच में अगर ये इस तरीके का कंडीशन आ जाए कि पेनल्टीमेट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये पेनल्टीमेट शेल क्या करेगा? स्क्रीन बन जाएगा। जैसे मेरे और आपके बीच में स्क्रीन लगा दी, तो ये स्क्रीन लगाने की वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ऐसी बात नहीं, अट्रैक्ट करेगा लेकिन कम अट्रैक्ट करेगा। जैसे आप और मैं आमने सामने खड़े हैं तो हम अच्छे से बात कर पाएंगे, लेकिन स्क्रीन रहेगी तो हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। स्क्रीन तो इफ दिस न्यूक्लियस विल नॉट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, ये शेल बाहर निकल जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस वजह से इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। रिमेंबर कि जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो साइज भी बढ़ता है। इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, साइज बढ़ता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल। तो बच्चों हमें तो पता है कि जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें तो डी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेनल्टीमेट शेल में जाते हैं। तो हियर वी हैव टू सी द ट्रेंड्स इन द 3D सीरीज। हमें 3D सीरीज के ट्रेंड को समझेंगे, उससे ही आप 4D और 5D के ट्रेंड समझ सकते हो या उसका अंदाजा लगा सकते हो। सी मैं यहाँ पर आपको ग्राफ्स नहीं बता रहा हूँ, ग्राफ्स आपके नोट्स में दिए हैं, NCERT में ग्राफ्स दिया हुआ है। ग्राफ्स की वैल्यूज आपको इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, यहाँ पर ग्राफ्स की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर आ रहा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। बेसिक आइडिया मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट तो हमने क्लियर कर दिया कि नॉर्मल कंडीशन में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता बच्चों। डी ब्लॉक में कैसा होगा? फर्स्ट अब देखो 3D सीरीज की बात करते हैं। शक्ति वक्रमन फेकोनी कुजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बात सही है, याद भी हो गया है आप लोगों को। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आते हैं, क्योंकि हमें पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। पेनल्टीमेट शेल में देखो यहाँ पे 3D1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 3 अब 4 नहीं आता, यहाँ पे 5 6 7 8 9 नहीं आता, 10 यहाँ तक क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने अच्छे से देखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक किया तो जल्दी से प्लेलिस्ट जाकर वो वीडियो चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, स्कैंडियम से जब हम मैग्नीज की तरफ मूव कर रहे हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। मतलब ये जो शेल है जिसको हमने स्क्रीन बनाने की कोशिश, हम जो स्क्रीन बनने वाला है वो उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो क्या वो स्क्रीन बन सकता है? नहीं बन सकता। मतलब अब देखो कंपटीशन किसके बीच में होगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बीच में कंपटीशन होगी, और जो जीतेगा उसका इफेक्ट आएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जीतता है तो साइज छोटे होने वाला है। सी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज छोटा होता है। इसका मतलब इफ अब ये इलेक्ट्रॉन्स कम है पेनल्टीमेट शेल में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट से कम है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, सी हियर व्हाई इट इज मोर, क्योंकि न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस इज हैविंग, अब ये ज़्यादा हो या ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो, बात तो सेम ही है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली क्या पॉइंट है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है, इसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इंक्रीज हो गया, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो साइज रिड्यूस हो गया। तो स्कैंडियम टू मैग्नीज साइज रिड्यूस होता है बच्चों। बेसिकली अगर आप ग्राफ देखोगे तो मैग्नीज टू निकल का साइज लगभग सेम होता है, बट जनरल ट्रेंड में जब हम बात करते हैं तो स्कैंडियम टू मैग्नीज वी कंसिडर साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद इनका साइज डिक्रीज हो गया स्कैंडियम से। अब साइज डिक्रीज होने के बाद क्या होता है? मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, बेसिकली आयरन, कोबाल्ट, निकल, फेकोनी, याद रखना है फेकोनी क्या होता है, इनका साइज लगभग सेम है। अब आप बोलोगे सर लगभग सेम कैसे? तो बच्चों देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7, इसमें 8, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी वो अच्छा शो कर सकता है। 10 में से 6 है, 10 में से 7, 10 में से 8, बट पूरा एकदम 100% स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं शो करेगा। स्क्रीन इफेक्ट भी अच्छा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी अच्छा है। इस कंडीशन में क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड इसके वजह से क्या होता है? दे विल हैव अ सिमिलर साइज। अब एग्जैक्टली सेम नहीं होता बच्चों, दो एटम कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, बट इनके जो एटॉमिक रेडियस है इट इज सिमिलर। ऑल 3 आर हैविंग सिमिलर एटॉमिक रेडियस, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक डोमिनस ट्राइड्स में भी इन्हें साथ में कंसिडर किया गया था, शायद वो भी एक रीजन होगा। अब आई डोंट रिमेंबर कि डोमिनस ट्राइड में कि
बहुत सारे कंडीशंस यूज़ किए गए थे, तो उसमें से एक कंडीशन ऐसा भी होगा कि आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज लगभग सेम होता है। तो जिन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, हम डोमिनेंस ट्राइड नहीं कंसिडर करते, लेकिन उन्होंने भी तो कुछ यहाँ पर अपना व्हाट यू कैन से योगदान और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। एंड फाइनली अगर हम बात करते हैं कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर और जिंक में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हियर स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेरी हाई। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पावर खत्म हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज छोटा करता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज बड़ा करता है, तो यहाँ पर जिंक का साइज बड़ा हो जाता है और जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर और कॉपर इज ग्रेटर देन निकल। तो पहले साइज छोटा हुआ, फिर इक्वल और फिर साइज बढ़ गया। तो ग्राफ आप देख सकते हो हाउ इट इज फॉर्म, आपके नोट्स में आपके बुक में दिया हुआ है। एंड अगेन दिस 3D सीरीज का साइज 4D से छोटा होगा और 4D और 5D का साइज लगभग सेम होता है, याद रखना। दे शो मोस्टली 4D एंड 5D के लगभग ज़्यादातर प्रॉपर्टी सिमिलर ही होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो 3D सीरीज का साइज सबसे छोटा, 4D का उससे ज़्यादा, 5D का उससे लगभग सेम, 4D और 5D का लगभग सेम। लेकिन ट्रेंड याद रखेंगे, पहले डिक्रीज हुआ साइज, फिर लगभग इक्वल और फिर बढ़ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक साइज के बारे में हमने एटॉमिक रेडियस बोलो या एटॉमिक साइज बोलो, सी सेम इससे थोड़ा सा ही सिमिलर होता है आयोनिक रेडियस व्हेन दैट सब्सटेंस फॉर्म आयन, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो दिस वन इज ओके। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के डेंसिटी के ट्रेंड्स की, मतलब डेंसिटी में क्या डिफरेंस होगा। देखो बच्चों, अभी हमने एटॉमिक साइज के बारे में बात की। एटॉमिक साइज में हमें समझ में आया कि पहले साइज व्हाट विल हैपन, डिक्रीज फिर इंक्रीज होती है, इक्वल फिर इंक्रीज। तो इसी की कोरिलेशन में हम डेंसिटी भी बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। बच्चों, डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? डेंसिटी डिपेंड करती है मास पर एंड वॉल्यूम पर। तो हम एक एटम से उस एलिमेंट का डेंसिटी कंपेयर करने वाले हैं, मतलब एटॉमिक मास डिवाइड बाय एटॉमिक वॉल्यूम, तो हमें उसकी डेंसिटी मिल जाएगी। अब हमें कैलकुलेट नहीं करना है और याद भी नहीं करनी, वैल्यूज नहीं याद करनी है, पर थोड़ा लॉजिकल चीज़ सोचेंगे आप तो आपको ये सिंपल तरीके से समझ जाएगा कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल कैसे होता है कि मैं जितने पेन खरीदूंगा उतना प्राइस बढ़ते जाएगा। एक पेन खरीदूंगा 10 रुपीज़, 2 पेन 20, 30, जैसे जैसे जितने ज़्यादा पेन होंगे उतने, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ना और दूसरी कम। तो मैं जितना ज़्यादा सपोज खाना है, मैं जितना ज़्यादा खाते जाऊंगा उतना खाना खत्म हो जाएगा, तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं जितना ज़्यादा खाऊंगा उतना खाना कम होते जाएगा, इट इज़ इनवर्सली। तो हियर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। पहला चीज़ बताया, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सेकेंड थिंग इज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, अगर मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होगा, मास डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज होगा। सिमिलरली अब ये जो वॉल्यूम है, मास तो हमें डायरेक्टली एटॉमिक मास से पता चलेगा, लेकिन ये वॉल्यूम का मतलब वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम। तो वी कंसिडर एटम एज अ स्फीयर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वॉल्यूम जो भी एटम रहेगा उसका वॉल्यूम रहेगा रेडियस के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि अगर हम रेडियस बढ़ा दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर हमें डेंसिटी की कंपेयर, क्योंकि हमें तो पढ़ना है डेंसिटी, वॉल्यूम नहीं पढ़ना है, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसी का मतलब डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। इसी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है? रेडियस साइज के। अगर साइज बड़ा होगा तो रेडियस बड़ा होगा, साइज छोटा होगा तो रेडियस भी छोटा होगा। तो साइज अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम होगी, अगर हम रेडियस कम करते हैं तो डेंसिटी बढ़ेगी। ये बात ध्यान में रहेगी आपको। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये होगा ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो इफ रेडियस इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीज, इफ रेडियस डिक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस। तो अब हमने ट्रेंड तो देख लिया था साइज का, उसी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें दो चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर साइज बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगी, अगर साइज कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंपेयर सबसे पहला हम एक्स ब्लॉक कैसे करते हैं। तो आपको पता है ट्रेंड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है।
तो साइज डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का डेंसिटी एस ब्लॉक के एलिमेंट से ज़्यादा होता है, पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पे कवर कर दिया। दैट इज, क्या कहा मैंने, डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एस ब्लॉक। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम जब लेफ्ट एस ब्लॉक लेफ्ट में है, राइट अब डी ब्लॉक राइट में है एस के, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है ना, पहले साइज डिक्रीज होता है, तो साइज डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक के अंदर। ये तो बाहर की बात हुई, एस ब्लॉक डी ब्लॉक बाहर की बात हुई, पी ब्लॉक के साथ नहीं कंपेयर करना, एस ब्लॉक के साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में। सेकेंडली अगर हम सीरीज 3D सीरीज को कंपेयर करते हैं, सबसे पहले 3D सीरीज से ही हम बाकी को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने समझा कि एटॉमिक साइज पहले डिक्रीज होती है, पहले एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। सी हियर दिस इज ग्रुप नंबर 3, ये ग्रुप नंबर 3 में आता है स्कैंडियम, और यहाँ आएगा ग्रुप नंबर 11 और ये आएगा ग्रुप सॉरी ये 10, ये ग्रुप नंबर 11 और ये ग्रुप नंबर 12। तो हमें 10 छोड़ दो, 11 तक की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली साइज क्या हो रही थी, स्कैंडियम से अगर आप कंपेयर करोगे तो साइज डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है। और जब साइज डिक्रीज होती है तब डेंसिटी बढ़ती है। इसका मतलब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट डेंसिटी इंक्रीज, साइज छोटा होता है और डेंसिटी बढ़ जाता है। इसीलिए तो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में आते हैं तो डी ब्लॉक का डेंसिटी बड़ा होता है। ठीक है, पहले क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ गया, ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन हमने लास्ट में देखा था कि जिंक का साइज कॉपर से बड़ा होता है, तो जिंक इज ग्रेटर देन, तो साइज अगर बड़ा होगा तो साइज अगर ज़्यादा होगी तो डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब जिंक की डेंसिटी कॉपर से कम होती है बच्चों, इन सब से कम होती है। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि दिस वन इज लाइक, सबसे पहला यहाँ पर मैंने आपसे पॉइंट मैक्सिमम डेंसिटी की बात हम लास्ट में करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ग्रुप 3 टू ग्रुप 11, जब हम ग्रुप 3 से ग्रुप 11 डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीजेस। रिमेंबर, डेंसिटी इंक्रीज होता है। और जब हम ग्रुप 11 से ग्रुप 12 की बात करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। इसका रीज़न आप जानते हैं, जो भी ग्रुप 12 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 12 के एलिमेंट्स में कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल होता है तो उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज बढ़ जाता है, और साइज अगर बढ़ गया तो डेंसिटी, साइज अगर बढ़ गया तो बच्चों डेंसिटी कम हो जाती है। इस वजह से दे विल शो लीस्ट डेंसिटी। और इनको जब हम ग्रुप 12 एलिमेंट जैसे कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, वो हम एक्सेप्शन में ही डालते हैं। ग्रुप 12 को हमने सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा था, और मैंने आपसे कहा था कि ये हमेशा कुछ अलग ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो यहाँ पर भी जिंक और कैडमियम सॉफ्ट मेटल में आते हैं, और जो मर्क्यूरी है दैट इज अ लिक्विड इन स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में होता है। एंड इवन इन्हें, इन जिंक और कैडमियम को हम वोलेटाइल मेटल्स भी, इन सबको हम वोलेटाइल मेटल्स भी कहते हैं कभी कभी। वोलेटाइल मतलब volatile metals, remember volatile metals भी हम इन्हें कहते हैं because they are can be converted into liquid state easily as compared to other metals। इनका boiling point melting point लो होगा, ऐसे आगे हम देखेंगे boiling point melting point भी, बट यहाँ पर आपको डेंसिटी से ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बेसिकली हम यहाँ बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ जिंक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ कॉपर। डेंसिटी ऑफ जिंक, वोलो, कैडमियम, तो ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स है उनकी डेंसिटी ग्रुप 11 के एलिमेंट से कम रहेगी। और तो दिस वन इज अबाउट 3D सीरीज, मतलब 3D सीरीज में ऐसा ट्रेंड चलेगा। अगर हम ऊपर से टॉप टू बॉटम की बात करें तो देखो, टॉप टू बॉटम हम जब बात करते हैं तो साइज तो बढ़ता है। आप बोलोगे सर साइज बढ़ता है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, तो साइज बढ़ता है लेकिन बच्चों मास भी बहुत बढ़ जाता है। तो मास, हैवी मेटल्स क्रिएट होते हैं, हैवी, देयर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस वेरी हाईली। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से हमने देखा कि अगर मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है। इस वजह से याद रखना कि डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम 3D एलिमेंट्स की डेंसिटी होती है, उससे ज़्यादा 4D एलिमेंट्स की डेंसिटी होती है, और सबसे हाई डेंस जो मेटल्स होते हैं, हाईली डेंसिटी वाले होते हैं 5D मेटल्स। 5D एलिमेंट्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है हमारे पास दिस इंडियम एंड ऑस्मियम। ठीक है, इरिडियम एंड ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हमारे पास में प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? यहाँ तक कि क्लियर है? कोई डिफिकल्टी?
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा अबाउट द डेंसिटी में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एस ब्लॉक की डेंसिटी कम होती है, डी ब्लॉक की ज़्यादा होती है। उसके बाद जब हम ग्रुप्स में चलते हैं तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 11 में डेंसिटी बढ़ती है और ग्रुप 12 में फिर डिक्रीज हो जाती है, इसलिए उन मेटल्स को वोलेटाइल मेटल्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इरिडियम एंड ऑस्मियम में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। अगर हम कंपेयर करें 3D 4D और 5D को तो सबसे हाईएस्ट 5D की रहेगी, फिर 4D एंड सबसे कम 3D। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ तक कि हमारा अबाउट द डेंसिटी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। देखो बच्चों, as we know that d block elements are metals and metals are having very high melting point and boiling point। metals का boiling point और melting point बहुत high होता है as compared to बाकी सारे elements, है ना बच्चों। normally we are talking about general, see some एक्सेप्शन तो हर जगह आएंगे ही, बिकॉज इट इज केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन इज नॉट पॉसिबल। सो एवरीवेयर देयर इज एक्सेप्शन, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। और सबसे इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे मेटल्स। इसका मतलब है बेसिक पॉइंट, दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैविंग हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स है दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट से, लगभग सारे एलिमेंट से एक्सेप्शन छोड़कर, तो डी ब्लॉक एलिमेंट इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब रीजन क्या है बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है? तो मैं लास्ट टाइम आपको कर्नल के बारे में बता रहा था कि व्हाट इज अ कर्नल। कर्नल मतलब क्या होता है कि कर्नल कंटेन्स ऑफ न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट वैलेंस शेल छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब इसमें आ गए। तो बच्चों, अब न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और इनर इलेक्ट्रॉन आ भी गए तो इनर इलेक्ट्रॉन इसे बैलेंस नहीं कर सकते। तो कर्नल इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमेंबर कर्नल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे विल बी आउटसाइड द, सपोज सोडियम का, विल टेक सम एग्जांपल ऑफ दिस वन। आप किसका भी सपोज कैंडियम का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो 3d1 4s2 है इसमें, तो 3d1 4s2 को हम बाहर रखते हैं तो 3, सपोज कैंडियम है तो एटॉमिक नंबर 21, तो 21 प्लस होना, 21 है यहाँ पर न्यूट्रॉन, सॉरी 21 प्रोटॉन्स है, 21 इलेक्ट्रॉन्स है। 21 इलेक्ट्रॉन्स में से हमने 3d1 4s2 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर बैलेंस में पकड़ लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन में बाहर पकड़ लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है। एक एटम में ऐसा होगा तो अंदर क्या हो गया, 21 में से 3 माइनस कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन मतलब कर्नल में कितने रहेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन एंड 21 प्रोटॉन। तो ओवरऑल कितना, +3 चार्ज हो गया इसके ऊपर, +3 चार्ज ले कंसिडर करें हम स्कैंडियम के ऊपर, +3 और बाहर इलेक्ट्रॉन 3 है। ऐसे क्या एक ही एटम रहेंगे, देयर विल बी अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल एटम्स रहेंगे ऐसे बहुत सारे। तो यहाँ पे स्कैंडियम +3 एंड इनके बाहर, हर एक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन। सो सी, इफ यू सी केयरफुली, ये बनेगा इलेक्ट्रॉन सी, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी। दिस इलेक्ट्रॉन सी इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड कर्नल इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव विल हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। एंड यू नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब बॉन्डिंग, एंड बॉन्डिंग जहां तैयार होते हैं दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ देयर इज अ बॉन्डिंग देन दे विल नॉट ब्रेक नहीं होंगे। इस वजह से मेटलिक बॉन्ड फॉर्म होता है। मेटलिक बॉन्ड इज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन सी एंड द कर्नल और इलेक्ट्रॉन सी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम मेटलिक बॉन्ड बोलते हैं। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे मीन्स हार्डनेस के बारे में, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सभी पॉइंट हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मेटलिक बॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको मेटलिक प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल्स होते हैं तो सभी प्रॉपर्टीज उसमें कंसिडर की जा सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्रॉपर्टी मीन्स ये जो मेटलिक बॉन्ड है किस पे डिपेंड करता है, या क्या ज़्यादा इंक्रीज करने से मेटलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। क्वेश्चन तो हम, बिकॉज वी आर स्टडिंग द
ट्रेंड किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे आप पढ़ाई करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मेटलिक प्रॉपर्टी या फिर मैं जैसे कि हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो बढ़ेगा कैसे या कम कैसे होगा, तो डिपेंड ऑन मेटलिक बॉन्ड। अब मेटलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है ये हमें पता करना पड़ेगा। तो मेटलिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जितने भी इनके ऑर्बिटल्स में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतना ज़्यादा मेटलिक बॉन्ड बनते जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जिसकी वजह से हम इन्हें वोलेटाइल मेटल्स बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है दैट these मेटल्स जिंक, कैडमियम एंड मर्करी ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स है बच्चों, क्या होता है ग्रुप 12 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D। चलो हम D2 मतलब N-1 D2 NS2 D10S2 D10S2 होता है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होती है। अब क्वेश्चन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बॉन्ड पार्टिसिपेशन नहीं करेगा तो वो बैलेंस बॉन्ड नहीं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन सी नहीं बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन सी नहीं बनाएगा बच्चों, तो इस वजह से मेटलिक बॉन्ड तैयार नहीं होंगे। और मेटलिक बॉन्ड तैयार नहीं हुए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे बनेगी बच्चों, सही बात है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पर्टिकुलर केस ऑफ ग्रुप 12 एलिमेंट्स। ग्रुप 12 एलिमेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, जिस वजह से दे आर लो वोलेटाइल मेटल्स बोलते हैं। और मर्क्यूरी तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो अब फिर से अगर हम बात करें तो हमें किसे देखना होगा, अगर हमें ट्रेंड देखना है तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस एलिमेंट में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चलेगा तो आप समझ जाओगे कि वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर, हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि इट मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड इन बिटवीन देम। तो जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं उनका भी बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे कि डायमंड है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अनपेयर्ड तो कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना है, अगर इलेक्ट्रॉन सी से बना रहे तो मेटलिक बॉन्ड तो बनेगा ही, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा मेटलिक बॉन्ड, और इफ मेटलिक बॉन्ड ज़्यादा बनेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगी। तो इनडायरेक्टली वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या काउंट करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिस एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे दैट विल बी हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने ट्रेंड लिखा 3D की, हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, मैं हर ट्रेंड में 3D ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, शक्ति वक्रमन फेकोनिकुजन। सो 3D1 3D2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी हैव डिस्कस ऑलरेडी बच्चों। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 3, यहाँ पर 5। तो देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी तो मेटलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी मेटलिक बॉन्डिंग बढ़ते जाएगी, मेटलिक बॉन्डिंग बढ़ते जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा बच्चों। तो फर्स्ट स्टार्टिंग स्कैंडियम टू मैग्नीज इट इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है बच्चों। और फिर इसके बाद देखो 6 आ गया, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6 है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3D 6 है, मतलब ऑर्बिटल कितने होते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ये एक पेयर्ड हो गया। तो अब पहले यहाँ पे 5, यहाँ पे अनपेयर्ड 1 है 2 3, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड है, यहाँ पे भी 5 अनपेयर्ड है, यहाँ पर लेकिन 4 हो गया, कम हो गया 3 2 1। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम हो गई तो मेटलिक बॉन्ड भी कम हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो रही है, इसलिए मेटलिक बॉन्डिंग इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो डिक्रीजिंग। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जितने हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का देखा है, आप एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो चेक कर लो। तो हमने सारे एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें देखो क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, जो Cr है दिस वन 3D5 इन सभी में 3D5 कन्फिग्रेशन बनता है, लगभग सभी में 3D5 या 3D4 कन्फिग्रेशन बनता है। इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, इसमें जितने भी डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड एनर्जी या फिर ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा बना। 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 है, 3 की जगह पर 5 7, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग बनेगी। तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलो या मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, ये सबसे अच्छी तरीके से शो करते हैं, बोल सकते हैं हम
एंड सब हमारे पास जो दिस मैग्नीज एंड टेक्नीशियम है, तो दिस विल शो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों, मैग्नीज में 3d5 होता है एंड 4s2 होता है, तो वी नो कि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल फॉर्म करता है एंड इट इज़ अ मोर स्टेबल, तो बॉन्डिंग नहीं बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। और हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले कि हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट की वजह से दे आर हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई कैसे होगी। इसका मतलब we'll talk about this high melting point, boiling point नहीं शो करता, it shows low melting point and boiling point। एंड अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट छोड़ दो, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेटल्स को बॉइल करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। कम से कम मेल्टिंग तो बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होती है, लोएस्ट होती है मर्क्यूरी, बिकॉज लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। इसका मतलब वो लिक्विड है, मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, -38 डिग्री सेल्सियस। और सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन, दैट इज 3400 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा था। बिकॉज यही एक रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होते थे वो टंगस्टन से बनाए जाते थे, क्योंकि एट वेरी हाई टेम्परेचर इट डू नॉट रिएक्ट विद एनी। तो जितना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो कैन से नोबल बिहेवियर शो करता है, जैसे कि हमने मेट्रिक प्रॉपर्टी में देखा था। सो दिस इज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट नोट इट डाउन बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब समझो सबसे पहले बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन का मतलब होता है टू फॉर्म आयंस। व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन? टू फॉर्म आयंस। जब भी कोई सब्सटेंस आयन फॉर्म करेगा तो उसे हम आयोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। एंथैल्पी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर द चेंज इन एनर्जी और द चेंज इन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे बनेगी बच्चों? whenever a substance, not a substance, we say कि whenever a atom, whenever an isolated atom in the gaseous state loses one electron, क्या बोला मैंने? whenever a atom in the gaseous, whenever an isolated atom in gaseous state loses one electron and forms an cation, that time the energy required for the process is called as ionization energy or ionization enthalpy। सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँगा, ये थोड़ा हार्ड वर्ड में हो गया, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हो गया, लेकिन अगर मैं सिंपल वर्ड में कहना चाहूँ तो सिंपल वर्ड में मैं कहूँगा कि अगर कोई किसी एलिमेंट का मैंने एटम निकाल लिया और उसे गैसियस फॉर्म में ले लिया, सिंगल एटम को मैंने गैसियस फॉर्म में अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया और फिर उसे मैं एनर्जी दे रहा हूँ ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसे मैं एनर्जी दे रहा हूं ताकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब देखो ये तो ऑब्वियस है, अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो सब्सटेंस हो जाता है पॉजिटिव, इट विल फॉर्म कैटायन। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बच्चों, द एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो मैंने इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया है कि ए इज सम एटम एलिमेंट, उसका एटम है आइसोलेटेड एटम जो कि गैसेस फॉर्म में है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया तो इट इज फॉर्मिंग अ कैटायन, है ना। कैटायन बन गया गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस स्टेट में बनेगा, और जो एनर्जी लगेगी वट एवर द एनर्जी रिक्वायर्ड, इसे हम डेल्टा ई आई ई लिखते हैं। डेल्टा ई मतलब चेंज इन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर हम डेल्टा आई चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये चीज़ आप 11 में भी पढ़ चुके हो तो कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब बेसिक से हम पढ़ रहे हैं तो आपको सभी चीज़ मैं समझा देता हूँ अच्छे से। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपैरिजन करेंगे हम पीरियोडिक टेबल में एस, पी और डी की, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किस में होती है और सबसे कम किस में होती है? तो बच्चों सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एस ब्लॉक की, उसके बाद डी ब्लॉक और सबसे हाईएस्ट होती है पी ब्लॉक। मतलब बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। तो इसका मतलब है कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो जल्दी से कैटायन बना सकते हैं, डी ब्लॉक के उससे कम जल्दी बना सकते हैं, और पी ब्लॉक तो कैटायन बनाते ही नहीं। इसका मतलब होता है मतलब कुछ बना सकते कुछ नहीं बना सकते। यू नो हैलोजन ग्रुप आता है पी ब्लॉक में, तो इसका मतलब वो कैटायन नहीं बनाते, वो एनायन बनाते। इसका मतलब एस ब्लॉक बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है,
डी ब्लॉक उससे कम इफिशिएंसी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और पी ब्लॉक सबसे कम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। इसीलिए मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये मेटल्स आर द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो एस ब्लॉक के सबसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं और हाईली रिएक्टिव मेटल्स में हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स पकड़ते हैं। यू नो, अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स पकड़ते हैं और दैट्स वाई दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए, उससे कम एनर्जी होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स उससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और पी ब्लॉक के तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर दिया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एस ब्लॉक के एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब लेस मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये बात आपको समझनी होगी और याद रखनी होगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज, मतलब हाउ दिस आयनिक, जो हम बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की प्रॉपर्टी की वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी थी। सी, एस ब्लॉक के एलिमेंट सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट कैन फॉर्म ओनली आयनिक बॉन्ड बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है कि दे कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा बच्चों, वहां पे हम डी ब्लॉक एलिमेंट की ही बात करते हैं, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम, है ना, यही हमने मेटल्स लिए थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लो है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं मोस्टली। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लो है तब आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन इफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाई, मतलब ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं या शेयरिंग कर पाते हैं, तब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करते हैं एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड व्हेन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लो, जनरली व्हेन they form covalent bond their oxidation state is high। ये बात बहुत ही सिंपल है। इसके बाद अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पीज की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, अगर मैंने इस सब्सटेंस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अगर सपोज मेरे पास चॉकलेट्स है बच्चों, तो मेरे पास अगर बहुत सारी चॉकलेट्स है, तो अगर आपने मुझसे एक मांगी तो मैं दे दूंगा, ठीक है। थोड़ी एनर्जी आपको लग सकता है, अरे यार मेरा दोस्त है तो भाई मेरे को मुझे दे दे चॉकलेट, तो दे दूंगा, मैं एक दे दूंगा। तो एक जब हम इलेक्ट्रॉन लूज निकालेंगे मेटल से, मेटल का इलेक्ट्रॉन प्यारा है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए एक, तो वो दे देगा, चल एक ही मांगा है। बट अगर हम एक और मांगेंगे, आपको मैं एक और चॉकलेट मांगूंगा, तो क्या आप दोगे? तो मुझे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी, नहीं यार मुझे चाहिए, मेरा भाई है, मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर आप दे दोगे, चलो। बट उससे ज़्यादा मुझे अगर इलेक्ट्रॉन लेने होंगे या आपसे चॉकलेट लेनी होगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो सी हियर IE1 मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट से या एटम से पहला इलेक्ट्रॉन हम जब बाहर निकालेंगे उसको हम IE1 बोलेंगे। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम उसको IE2 बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। अगर हम उसी जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं उसमें से हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम IE3 बोलते हैं। और उसी में से अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो IE4। अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालते रहोगे तो IE5, आयनाइजेशन एंथैल्पी 5, आयनाइजेशन एंथैल्पी 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इतना ज़्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम जान नहीं सकते कि एटम से पूरे इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब बेसिक पॉइंट्स हमारे समझ में आ गए। अब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक में ट्रेंड कैसा होता है। ये मैंने बाहर की बातें की, अब हम डी ब्लॉक के ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो 3D सीरीज की बात करेंगे, शक्ति विकर्मन, फिकनिक्यूजन। सो यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन्स, कैन यू सी द इलेक्ट्रॉन? तो 4s2, तो 4s लगभग सब में कंप्लीटली फील्ड है, 4s2 सब में 4s2 होता है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, सी जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इजीली निकलने के, सी इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फील्ड। कम्प्लीटली फील्ड से निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे इसमें से 4s2 निकालना, मतलब D3D1, 4s2 1 2 निकालना और 3 इसमें से SKNM3 तक निकालना ईजी होगा। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कि इसमें से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं पहले, और फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 4, इसमें से 5, इसमें से देखो बच्चों इसमें क्या होगा कि 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें क्रोमियम में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बेसिक अगर हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड कैसे चलता है, तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे बच्चों, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि साइज छोटा होता है, हमने देखा था साइज छोटा होता है। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव होते हैं तो साइज छोटा होता है, एंड एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा, ये तो ऑब्वियस है, हर एक एलिमेंट बढ़ते जा रहा है तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है।
इस वजह से बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे बच्चों। एंड प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं, कल मैंने बताया आपको न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो दैट अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से देयर विल बी, मतलब एटम तो छोटा हो जाएगा, साइज छोटा होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली काम करते हैं, मतलब कैसे, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब समझो बच्चों कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ऐसा होता है कि जितनी एनर्जी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी बच्चों। अगर ये सबसे इजीली अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, अगर उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा नहीं है, वो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, वो समझ में आ रही बात। तो स्टेबिलिटी के ऊपर, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ऐसा भी ध्यान रखना कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी और स्टेबिलिटी के ऊपर रेशियो आता है, आपको कंपैरिजन आता है, तो याद रखेंगे बच्चों कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होता है। रिमेंबर, जैसे कि हमने फर्स्ट ग्रुप 12 की बात करते हो, ग्रुप 12 एलिमेंट क्योंकि वो स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं, जनरल ट्रेंड समझ में आया, लेफ्ट टू राइट क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 12 एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 12 एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, जो जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, उनमें क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉपर्टी कि इनके इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, 3d10 4s2, जिंक का 3d10 4s2। तो बच्चों इसमें पहले से ही ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, बताओ मुझे, क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन कब देता है सब्सटेंस, जब उसे बॉन्ड फॉर्मेशन करना होता है। अब इसके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, कर सकता है लेकिन बहुत एनर्जी लगने के बाद, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो दैट्स व्हाई दिस जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर हैविंग हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, बहुत ज़्यादा उसमें कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, इसके वजह से, और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन इसमें, अब ये तो स्टेबल है, अब स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल नहीं, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा रहेगी, मैंने कहा आपसे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगेन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी टू, स्टेबिलिटी पे भी ध्यान रखेंगे। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो जनरल हो गया हमारा 3D सीरीज़ के बारे में पूरा कंपेयर मैंने बताया, लेकिन अगर आप 3D 4D और 5D सीरीज़ को कंपेयर करते हो, 3D सीरीज़ 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़, तो 3D एंड 4D सीरीज़ अप्रोक्सीमेटली हैव सिमिलर आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों 3D में और 4D में लगभग सेम, आप ग्राफ देखेंगे नोट्स में, आपके बुक में ग्राफ दिया हुआ है, तो 3D और 4D का आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सिमिलर है, लेकिन 5D का आयनाइजेशन एंथैल्पी इन दोनों से बहुत हाई है। इफ यू सी द ग्राफ, ये दोनों अगर नीचे यहाँ पर है तो 5D डायरेक्ट इतने ऊपर, मतलब बहुत बड़ा गैप आता है। व्हाई दिस गैप इज हैपनिंग, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि 5D सीरीज में एनर्जी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा कैसे हो गई, तो उसका रीज़न है कि 5D सीरीज में, रिमेंबर 5D सीरीज हैविंग कंप्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटल, 4f 14 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे फिल होते हैं, तो 4f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। और 4f क्या होता है, वैलेंस शेल में नहीं होता, इट इज़ नॉट 5D, मतलब 5th है ना ऑर्बिटल 5D सीरीज में, इट इज़ नॉट द वैलेंस शेल। तो बिकॉज ऑफ दिस 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल, यू नो 4f ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसे डिफ्यूज होता है, इट इज़ डिफ्यूज इन शेप, इट इज़ डिफ्यूज्ड शेप होता है ना बच्चों, हमने f का कोई शेप नहीं देखा था, डिफ्यूज शेप हम बोलते हैं उसका, इट इज़ डिफ्यूज शेप। तो इट कैन नॉट, इट व्हाट हेल्प, जैसे हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैंने आपको बताया शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट या फिर इसको ही स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, तो मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट लिखे। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट सेम होता है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मेरे सामने खड़े और मैं हूँ, हम दोनों के बीच में पर्दा रख दिया तो हम दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही जो पेनल्टीमेट शेल होती है, जो इनर ऑर्बिटल्स, जो इनर शेल्स होती है, वो आउटर शेल को न्यूक्लियस के साथ तोड़ देती है, मतलब स्क्रीनिंग का इफेक्ट काम करती है। जैसे आपके और बीच में, मेरे बीच में स्क्रीन, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन और अंदर के इलेक्ट्रॉन के बीच में वो स्क्रीन बन जाती है। लेकिन एफ ऑर्बिटल डिफ्यूज शेप की होती है और वो ऐसा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं कर पाती, शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसके वजह से क्या होता है कि अब इफ शील्डिंग इफेक्ट नहीं है तो इनके बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कांटेक्ट है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कांटेक्ट है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख सकता है, और न्यूक्लियस ने अगर इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख दिया तो उनके बीच में हाई न्यूक्लियर फोर्स, हाई न्यूक्लियर, यहाँ पे आप बोलेंगे न्यूक्लियर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड मोर एनर्जी इज, अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है बच्चों, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या इजीली निकल पाएगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन द फॉर द 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद तो अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 का हमको पता है कि नॉर्मल जनरल ट्रेंड हमने बात की, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 में कुछ करिश्मे हैं। करिश्मे मतलब सिंपल याद रखना है कि 2 पॉइंट, जैसे क्रोमियम की एनर्जी मैग्नीज से ज़्यादा है और कॉपर की एनर्जी जिंक से ज़्यादा है। वाई दिस इज हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा होगा? सोचो कि देखो क्रोमियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 4s1, तो बच्चों 4s1 है, 4s1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने। और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 मतलब जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल बहुत स्टेबल होती है, यू नो वी टॉक अबाउट हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली विन। तो हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 जो है वो मैग्नीज से कम होगी, लेकिन मैग्नीज में ऐसा नहीं है। मैग्नीज में कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? 3d5 4s2। तो बच्चों पहला इलेक्ट्रॉन भी 4s से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 4s से निकलेगा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ मैग्नीज इज ओके, मतलब क्रोमियम से कम रहेगी। सिमिलरली कॉपर और जिंक में भी ऐसा ही होगा। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 4s1, जिंक का 3d10 4s2। तो बच्चों ये 2 निकलेगा, लेकिन यहाँ पर तो 1 निकलने के बाद तो 10 कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो कॉपर बोलेगा मैं क्यों दूं, मेरा तो कंप्लीटली फिल्ड है। तो इस तरीके की कंडीशन, क्रोमियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज से ज़्यादा है और कॉपर का आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक से ज़्यादा है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप जनरल सीरीज बात करते हैं तो हमने देखा ही है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। तो स्कैंडियम लेस देन टाइटेनियम लेस देन वेनेडियम लेस देन क्रोमियम, सॉरी वेनेडियम लेस देन मैग्नीज लेस देन क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम की ज़्यादा है मैग्नीज से। तो सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि हम दिस पॉइंट इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, कैटलिस्ट के लिए हम बात करते जब, तो निकेल और प्लैटिनम कैटलिस्ट हम हाइड्रोजनेशन में यूज़ करते हैं बच्चों। तो निकेल प्लैटिनम लाइन से आते हैं। तो निकेल और प्लैटिनम की अगर हम बात करते हैं तो निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए निकेल +2 इज हैविंग मोर स्टेबिलिटी दैन प्लैटिनम 2 एंड प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है निकेल के कंपेरिजन में, इसलिए प्लैटिनम 4 इज ग्रेटर दैन निकेल 4। तो एंथैल्पी भी वैसे ही रहेगी कि दैट स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट हियर। स्टेबिलिटी के बारे में हमने बात की कि निकेल +2 इज द स्टेबल वन, निकेल +4 होता नहीं है, प्लैटिनम +4 होता है। तो प्लैटिनम +4 शोज मोर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू निकेल +4। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो दिस इज अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो और भी हमने ट्रेस देखने हैं, पहले इतना नोट करेंगे।